इस कहानी के अंदर आज आपको पता चलेगा कि काले जादू की मदद से कैसे एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से मौत के घाट उतर सकता है, तबाह हो, बर्बाद हो सकता है। तो चलिए अब सीधा कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर 3 लोग रहा करते थे। एक विधवा औरत जिसका नाम सुनीता था और उसकी 2 बेटियां काव्या और रिया। ये 3 लोगों का एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खुशहाल परिवार था। ये लोग अच्छी तरीके से इंदौर के अंदर रहा करते थे, लेकिन इस परिवार का जो पास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि काव्या और रिया के जो पिता थे उनकी कुछ साल पहले ही भयानक तरीके से करंट लगने की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा परिवार एकदम पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन तारीफ करूंगा मैं उस औरत सुनीता की, जिसने अपनी बेटियों पर से उसके बाप का साया हटने के बाद भी अपनी बेटियों को कभी भी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। क्योंकि वो जो औरत सुनीता थी, अपने पति के मर जाने के बाद से ही उसकी पूरी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ चुकी थी। सुनीता दरअसल एक साड़ी की शॉप पर काम किया करती थी और अपनी बेटियों को अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया करती थी और उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखा करती थी। सुनीता की जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम काव्या था, उसका एक्चुअली में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। और जो छोटी बेटी थी रिया, वो एक्चुअली में कॉलेज जाया करती थी। तो ये काफ़ी खुशहाल परिवार था, अच्छा परिवार था। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, काव्या और रिया ये दोनों बहनें तो थी, लेकिन इन दोनों के अंदर बहनों वाला रिश्ता नहीं था। मतलब कि जो बहनों वाली नोक झोंक होती है वो इन दोनों बहनों के अंदर नहीं थी। इनकी अनबन हमेशा से ही रहा करती थी। अब यहाँ पर ये एक शाम की बात है जहाँ पर काव्या और रिया दोनों ही अपने घर पर मौजूद थी। जो काव्या थी वो अपने कमरे के अंदर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी कि तभी कुछ ही देर के बाद में काव्या के मोबाइल पर एक कॉल आता है। काव्या ने जैसे ही फ़ोन को पिक किया तो सामने से एक अंकल बात कर रहे थे, और ये अंकल कोई और नहीं बल्कि उसी शॉप के अंकल थे जहाँ पर इसकी माँ सुनीता काम किया करती थी। काव्या ने जैसे ही फ़ोन को पिक किया तो सामने से अंकल ने काव्या से जो बोला उसे सुनकर वो बुरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। उन अंकल ने काव्या से बोला कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लग रही है। उसकी तबीयत में मुझे कुछ भी सुधार देखने के लिए नहीं मिल रहा है। उसे चक्कर आ रहे हैं और उसका बीपी वगैरह भी लो हो रहा है। अब जैसे ही काव्या ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। उसने फ़ौरन ही अपनी बहन रिया को इसके बारे में बताया और फिर ये दोनों की दोनों रात के वक्त पर ही अपनी माँ के पास में चली जाती हैं। ये जैसे ही अपनी माँ के पास में पहुंची तो इन्होंने देखा कि इनकी जो माँ थी उनकी तबीयत अभी इन्हें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इनकी माँ को चक्कर वगैरह आ रहे थे और उनका बीपी वगैरह भी लो हो रहा था। इसीलिए जो काव्या और रिया थी वो फ़ौरन यहाँ पर अपनी माँ को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं और उनका अच्छी तरीके से चेकअप वगैरह कराया जाता है और डॉक्टर उनको दवाई वगैरह दे देती है। अब डॉक्टर को दिखाने के बाद ये दोनों के दोनों माँ को घर पर लेकर आते हैं एंड उनको आराम करने के लिए बोल देते हैं। अब जो काव्या थी वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ, तुम्हें कल काम पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम सीधे तरीके से आराम करो और कुछ दिन की छुट्टी ले लो, क्योंकि इनको पता था कि इनकी जो माँ है अभी उसकी एज हो चुकी है और अभी उनकी तबीयत किसी भी वक्त पर खराब हो जाती है। अब गाइस, दोनों बेटियों ने अपनी माँ की अच्छी तरीके से देखभाल करना चालू कर दी थी। जो काव्या थी वो घर का खाना वगैरह बनाती थी, रिया अपनी माँ को टाइम टेबल से दवाइयाँ वगैरह खिलाती थी। तो अभी एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आपको ये सुनकर थोड़ा सा शौक लगेगा कि एक्चुअली में जो सुनीता की हालत थी वो अभी सही होने की जगह दिन ब दिन बदतर से भी बदतर होती जा रही थी। अब यहाँ पर ये एक रात की बात है। काव्या और रिया दोनों ही अपने कमरे के अंदर सो रही थी कि तभी गई रात को अचानक से इन्हें अपनी माँ के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। अब यहाँ पर जो काव्या थी वो फ़ौरन ही यहाँ पर इन आवाज़ों से उठ गई और फिर वो दोनों की दोनों लड़कियाँ अपनी माँ के कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती हैं। वो जैसे ही अपनी माँ के कमरे के अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी जो माँ थी उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो चिल्ला रही है, रो रही है और बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये लोग फ़ौरन ही अपनी माँ के पास पहुँची। इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपको क्या हो गया है? आप इस तरीके से चीखती चिल्लाती क्यों हो? तभी जो उसकी माँ थी वो यहाँ पर इन लोगों से एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात बोलती है। सुनीता ने अपनी दोनों बेटियों से बोला कि जब मैं रात के वक्त पर सोती हूँ तो रात के वक्त पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे ही बेड पर
कोई तो है जो कि मेरे ही साथ में सो रहा है और वो मुझे अजीब तरीके से टच करने की कोशिश करता है, मुझे अजीब तरीके से छूने की कोशिश करता है और मैं उसे देख नहीं पाती हूँ। बस वो मुझे महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी है जो कि मेरे ही पास है और मुझे अजीब तरीके से, गलत तरीके से छूना चाहता है। जैसे उन बेटियों ने ये बात सुनी, अब ज़ाहिर-सी बात है कोई भी बच्चा होगा, अगर उसकी माँ इस तरीके से बोलेगी तो हर किसी बच्चे के दिल पर ये बात ज़रूर लगेगी। अब गाइस, इन लोगों ने सोचा कि शायद इनकी जो माँ है, हो सकता है कि ये सब कुछ बीमारी की वजह से हो रहा हो, लेकिन ये सब कुछ कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए इन दोनों लड़कियों ने फैसला करा कि ये अपनी माँ को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँगे, जिससे कि शायद इनकी हालत में इन्हें थोड़ा-सा बदलाव देखने के लिए मिल जाए। फिर यहाँ पर जो काव्या और रिया थी, वो अपनी माँ को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास चली जाती हैं और उन्हें सारी बातों के बारे में बताती हैं। डॉक्टर ने सुनीता के कई तरह के चेकअप्स करे, कई तरह की चीज़ें करी, लेकिन डॉक्टर ने बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इनसे एक ही बात बोली कि सुनीता की जो हालत है, उसकी जो रिपोर्ट्स थी वो एकदम नॉर्मल थी। ऐसी कोई भी सुनीता के अंदर चीज़ नहीं थी जिससे कि एक बीमारी का नाम दे दिया जाए। अब इन दोनों लड़कियों को समझ में नहीं आता था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है इनकी माँ के साथ में। ऐसा कौन है जो कि रात में इनके पास आता है, इनके कमरे के अंदर आता है। इनका ये पता लगा पाना एकदम इम्पॉसिबल सा हो चुका था। लेकिन काव्या और सुनीता को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि इसके पीछे कोई नेचुरल बीमारी नहीं है, बल्कि इस खौफनाक हरकत के पीछे एक इतनी ज़्यादा दर्दनाक और इतनी ज़्यादा घिनौनी साजिश है। जब आपको भी इस कहानी की बैक स्टोरी पता चलेगी तो आपकी भी आत्मा बुरी तरीके से कांप जाएगी। अभी गाइस, जब से सुनीता की तबीयत खराब हुई थी, तभी से लेकर जो काव्या और रिया थी, उन्होंने अपने किसी भी रिलेटिव को इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं करी थी कि इनकी माँ की हालत क्या है, क्या नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे तो सुनीता के जो भाई थे, यानी कि काव्या और रिया के मामा मामी, उनको इसके बारे में पता चल चुका था कि सुनीता की तबीयत काफ़ी समय से खराब चल रही है और एक दिन अचानक से रैंडमली वो बिना बताए सुनीता को देखने के लिए घर पर आ जाते हैं। उन्होंने जैसे ही जब आकर सुनीता की हालत देखी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे। वो देखते हैं कि सुनीता एकदम से कमज़ोर पड़ चुकी है, उसकी बॉडी अजीब तरीके से पतली सी हो चुकी है, उसका चेहरा एकदम पूरी तरीके से बदल चुका है। ये पहले वाली सुनीता तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। मामा मामी ने घर पर आकर काफ़ी गुस्सा करा कि तुमने हमें आज तक इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया। तो जो काव्या और रिया थी, उन्होंने अपने मामा मामी से बोला कि हमने माँ को एक से एक डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि इनकी ऐसी हालत के पीछे क्या वजह है। तभी दोस्तों जो मामा मामी थे, वो फैसला कर लेते हैं कि वो सुनीता को लेकर उज्जैन में एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा बैठते हैं, जिन्हें कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो देखकर बता सकते हैं कि सुनीता की ऐसी हालत के पीछे की वजह क्या है। क्योंकि वो समझ चुके थे कि अभी तक इसके पीछे की वजह कोई बीमारी नहीं, बल्कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में पता लगा पाना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल सा हो रहा है। यार, अब वो सुनीता को लेकर फ़ौरन ही उन बाबा के पंडाल के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो जो बाबा थे, वो जैसे ही सुनीता की हालत देखते हैं तो वो देखकर एकदम बता देते हैं कि एक्चुअली में सुनीता की इस हालत के पीछे की वजह है क्या। क्योंकि वो जो बाबा थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और वो काले जादू और ऐसी तंत्र विद्याओं को देखकर पता लगा लेते थे कि एक्चुअली में इसके साथ में क्या हुआ है। बाबा ने यहाँ पर इन लोगों से बोला कि इस औरत की इस तरीके की हालत के पीछे की वजह कोई भी नेचुरल बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नेचुरल हो, बल्कि इस औरत के ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है। और वो काला जादू किया भी इस तरीके से है कि अगर सही समय पर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो वो इसकी जान पर बंधाएगा। जब बाबा ने ये बात बोली तो सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। मामा मामी भी शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुनीता के ऊपर काला जादू कौन कर सकता है। बाबा ने इन लोगों से पूछा कि कहीं इसकी किसी से कोई दुश्मनी, तो वो लोग मना कर देते हैं, नहीं नहीं, सुनीता की तो ऐसी कोई दुश्मनी किसी से भी नहीं है। तो वो जो बाबा थे वो यहाँ पर इन लोगों से बोलते हैं कि मुझे इसके घर पर लेकर चलो, तभी हम इस कल्प्रिट का पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली में इसके पीछे कौन है और किसने ये घिनौनी हरकत करी है। तभी यहाँ पर जो मामा मामी थे वो बाबा को लेकर फ़ौरन ही सुनीता के घर पर लेकर चले जाते हैं।
अब बाबा जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो सुनीता के कमरे के अंदर ये चेक करने के लिए जाते हैं। बाबा को कमरे के अंदर जाते से ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक अजीब सी वाइब आ रही थी, जैसे कि हकीकत में यहाँ पर किसी ने कुछ तो किया है। अब यहाँ पर जो बाबा थे वो इसी तरीके से तलाशी ले रहे थे कि तभी कुछ ही देर के बाद में उन्हें सुनीता के बेड के नीचे से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ मिलती है। बाबा को सुनीता के बेड के नीचे से मिलती है एक काला जादू टोना टोटके करने वाली गुड़िया और एक बालों का गुच्छा, जो कि बाल किसी और के नहीं बल्कि खुद सुनीता के ही होते हैं। बाबा ने जैसे ही इन सामग्रियों को सुनीता के कमरे से कलेक्ट किया तो वो सब लोगों से बोल देते हैं कि इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ काला जादू है। और बाबा ने इन लोगों से बोला कि ये जो काला जादू जिसने भी किया है वो एक्चुअली में सुनीता के कमरे के अंदर बार बार जाता है। सुनीता के कमरे के अंदर उसका आना जाना लगा ही रहता है। बाबा ने इन लोगों से बोला कि क्या कोई बाहर का व्यक्ति सुनीता के कमरे के अंदर आता था क्या? तो इस पर जो काव्या और रिया थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, एक्चुअली में ऐसा तो कोई भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ सुनीता की दोनों बेटी थी काव्या और रिया, वो ही उसके कमरे के अंदर जाया करती थी और ये तो तीन ही लोग घर के अंदर रहते हैं, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति सुनीता के कमरे के अंदर जाता हो। इसीलिए मामा ने बोला कि बाबा शायद आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। लेकिन जो बाबा थे उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना था कि काला जादू घर में रहने वाले ही किसी व्यक्ति ने किया है, कोई अपने ने ही सुनीता के ऊपर काला जादू किया है। जैसे ही ये बात यहाँ पर मामा मामी ने सुनी तो वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इस घर के अंदर सुनीता की दोनों बेटियों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। बाबा ने सुनीता के लिए कुछ गंगा जल वगैरह दिया और वो उस वक्त उन लोगों से बोलते हैं कि जल्दी ही तुम्हें पता करना होगा कि ये काला जादू किया किसने है, हमारे पास में वक्त बहुत ज़्यादा कम है। और ये बोलकर वो जो बाबा थे वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर मामा मामी भी चले जाते हैं और लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि सुनीता के अंदर थोड़ा कुछ बदलाव अच्छा देखने के लिए मिले। लेकिन गाइस यहाँ पर जो सुनीता की हालत थी अब वो और भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अब ये एक सुबह की बात है जहाँ काव्या और रिया दोनों ही अपने कमरे के अंदर सो रही थी और काव्या की एकदम से आँख खुली। अब काव्या का ऐसा था कि वो हर सुबह हर दिन सुबह उठकर अपने माँ के कमरे के अंदर ज़रूर जाया करती थी, ये देखने के लिए, ये पूछने के लिए कि कहीं उसकी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसीलिए हर बार की तरह काव्या उठकर सुबह सुबह अपने माँ के कमरे के अंदर एंटर करती है। काव्या जैसे ही अपनी माँ के कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ कमरे के अंदर सो रही थी। काव्या ने अपनी माँ को हिलाकर उसे उठाने की कोशिश करी, बट उसकी माँ उठती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं उठती। काव्या ने दोबारा किसे उठाने की कोशिश करी, उसकी माँ उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर कुछ ही देर के बाद में जब काव्या ने अपनी माँ की सांसें चेक करने की कोशिश करी तो उसकी आत्मा उसी समय बुरी तरह से कांप जाती है क्योंकि काव्या ने पाया कि उसकी माँ सुनीता की मौत हो चुकी है। जी हाँ, काव्या वहीं पर ही जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से रिया भी वहां पर आ जाती है और रिया भी एकदम से रो रही है। इन दोनों लड़कियों की सिर्फ एक आखिरी आस इनकी माँ ही बची हुई थी, जिसको भी इन लोगों ने खो दिया था। अब सुनीता की मौत के बाद से ये दोनों की दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका था कि सुनीता की मौत हो चुकी है और फिर सारे लोग सुनीता के फ्यूनरल में इकट्ठा होते हैं और अच्छे तरीके से उसका फ्यूनरल निपट जाता है। अब यहाँ पर जो कहानी है ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली है। इस कहानी के अंदर अभी एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो काव्या और रिया के मामा थे उनको सुनीता की मौत का बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि इनकी बहन की मौत की वजह है क्या, इसके ऊपर किसने काला जादू किया है, मैं इसके बारे में पता ज़रूर से लगवा के रहूँगा। अब यहाँ पर जो काव्या और रिया के मामा मामी थे वो दोबारा किसी उन्हीं बाबा के पास में पहुँचते हैं और उन बाबा को दोबारा किसी सुनीता के घर पर लेकर आते हैं। अब यहाँ पर जो बाबा थे वो दोबारा किसी घर के अंदर आते हैं और इस बार भी वो बता देते हैं कि काला जादू सुनीता के ऊपर घर में रहने वाले ही किसी व्यक्ति ने किया था। अभी भी मुझे घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं जैसे कि ये पता लगाया जा सकता है कि कल्प्रिट इसी घर के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर जो बाबा थे उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा किसे काव्या और रिया के कमरे को चेक करने की कोशिश करेंगे, उसकी तलाशी लेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर जो बाबा थे उन्होंने काव्या के कमरे के अंदर चेक किया, उसके कमरे की अच्छी तरीके से तलाशी ली तो उन्हें काव्या के कमरे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर यहाँ पर जो बाबा थे वो जैसे ही
रिया के कमरे के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं तो ये कहानी यहीं पर ही एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट लेकर आती है। दरअसल बाबा ने जब पहले रिया का कमरा चेक किया था तो उन्होंने सब जगह चेक तो कर ली थी, बट वो एक जगह चेक करना भूल गए थे और वो थी एक दाराज। या बाबा ने इस बार उस दाराज के अंदर खोलकर उसे चेक करने की कोशिश करी तो उनके पैर तलों से जमीन खिसक जाती है। बाबा ने देखा कि उस दाराज के अंदर वही टोना टोटका करने वाली गुड़िया और उस गुड़िया के साथ में कुछ बालों के गुच्छे और कुछ टूटी हुई चूड़ियां बाबा को यहाँ पर मिलती है, जो कि काला जादू करने के लिए एकदम काफी है। बाबा ने जैसे ही ये सामग्री देखी तो उनको पता चल चुका था कि ये काला जादू किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुनीता की बेटी रिया ने ही किया है। अब गाइस यहाँ पर ये बात एकदम पक्का प्रूफ हो चुकी थी कि रिया ने ही अपनी ही माँ के ऊपर काला जादू किया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? रिया ने अपनी ही माँ के साथ में इस तरीके की घिनौनी हरकत क्यों करी? जब आप इस कहानी की बैक स्टोरी जानोगे तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए अब इस कहानी की बैक स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 महीने पहले से ही। दरअसल जो सुनीता थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। अब सुनीता की जो छोटी बेटी रिया थी वो एक्चुअली में कॉलेज जाया करती थी और कॉलेज के अंदर ही उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सौरभ था और वो सौरभ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। इन दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। जैसे कि जो रिया थी वो यहाँ पर सौरभ के पीछे इतनी ज़्यादा पागल थी कि शायद मैं आपको लफ्ज़ों में बयां करके बता ही नहीं सकता हूँ। इन दोनों ने आपस में शादी वगैरह की बातचीत कर ली थी और ये दोनों के दोनों दिन भर बातचीत किया करते थे, वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप पर, चैट्स पर, और काफ़ी सारी बातें ये लोग किया करते थे। अब यहाँ पर जो रिया थी वो अपने कमरे के अंदर फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड सौरभ से बातें कर रही थी। उसकी माँ सुनीता ने बाहर से उसकी खुसफुसाने की आवाज़ों को सुन लिया था। सुनीता जैसे ही अपनी बेटी रिया के कमरे के अंदर जाती है तो वो उसका फ़ोन उससे छिना लेती है और उसे चेक करने की कोशिश करती है। तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली में उसकी छोटी बेटी रिया एक लड़के से बातें कर रही है। अब पहले तो ना सुनीता ने कोई भी ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं उठाया, क्योंकि उसका ऐसा था कि अगर उसकी बेटी किसी को पसंद करती है तो वो उसे रोके क्यों, वो उसका उसी से ही शादी वगैरह करा देगी। लेकिन जो वो लड़का था सौरभ, वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि सुनीता की एक फ्रेंड थी दूर की, उसका ही कोई जानने वाला था, उसका कोई रिलेटिव था। तो इसीलिए उसके चक्कर में सुनीता को एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात अमन के बारे में पता चल चुकी थी। सुनीता को पता चला था कि एक्चुअली में जो अमन नाम का लड़का है वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि वो एक नशेड़ी है, शराबी है और कई तरह के नशे वगैरह वो किया करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सुनीता थी उसने फैसला कर लिया था कि उसे किसी भी तरीके से इस लड़के से अपनी बेटी को दूर रखना होगा। इसीलिए सुनीता ने अपनी बेटी रिया से ये बोलने की कोशिश करी कि प्लीज़ तुम अमन से दूर रहा करो, उसके पास में मत जाया करो, वो एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक नशेड़ी है। लेकिन जो रिया थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अमन के पीछे इतनी ज़्यादा पागल थी कि वो उसके पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार थी। कुछ भी से मेरा मतलब है कि कुछ भी। अब यहाँ पर जो रिया थी उसने फैसला कर लिया था कि इतनी आसानी से उसकी जो माँ है वो इनकी शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगी। अभी उसके पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ना तो वो अमन के साथ में भाग सकती है क्योंकि भागना उसकी फितरत में नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, उन्हें अकेले छोड़कर नहीं भाग सकती थी, और कोर्ट मैरिज वो कर नहीं सकती थी। उसके सौरभ से शादी करने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। लेकिन ये एक बार की बात है, एक बार जो रिया थी वो कॉलेज के अंदर गई हुई थी। कॉलेज के अंदर उसकी एक बहुत ही करीबी फ्रेंड थी जिसका नाम आरती था। आरती उसकी काफ़ी समय से बहुत अच्छी दोस्त थी। तो एक बार आरती और ये बातें कर रहे थे तो बातों बातों में आरती ने रिया को एक बात बताई थी। आरती ने उससे बताया था कि मेरे घर के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर कुछ भी परेशानी होती है तो हम एक औरत से सहारा लेते हैं, जिस औरत का नाम नीलिमा है। नीलिमा दरअसल एक काला जादू करने वाली औरत है और वो कुछ इस प्रकार के तंत्र विद्या और कुछ ऐसी शक्तियां वो जानती है जिससे कि वो हमारी परेशानी, हमारी इच्छा को एकदम पूरा कर देती है, एकदम पूरा कर देती है। तो जैसे यहाँ पर रिया ने ये बात सुनी तो उसके मन में भी ये सवाल आया कि क्या पता नीलिमा उसकी भी परेशानी को दूर कर दे। हो सकता है कि नीलिमा को वो अपनी बातें बताए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए जो रिया थी उसने भी अपनी फ्रेंड आरती से नीलिमा का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था और उसने नीलिमा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। अब उसने जैसे ही नीलिमा से कांटेक्ट किया तो जो नीलिमा थी
वो यहाँ पर उसे सबसे पहले ही एक मीटिंग करने के लिए बुलाती है। नीलिमा ने उससे बोला कि तुम फलानी तारीख को फलानी जगह पर मेरे से मिलने के लिए आ जाना। नीलिमा ने उसे अपने घर पर नहीं बुलाया था, उसे एक्चुअली में एक जंगल के पास में बुलाया था। फिर यहाँ पर एक रात को जो रिया थी वो नीलिमा से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो जैसे ही नीलिमा के पास जाती है तो वो नीलिमा को अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देती है। वो बोलती है कि इस तरीके से मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मेरी माँ हमारी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगी। जो नीलिमा थी उसने भी यहाँ पर उसकी परेशानी को सॉल्व करने का उससे वादा किया था, लेकिन उसने रिया से कुछ पैसों की डिमांड करी थी और रिया ने उसे कुछ पैसे लाकर भी दे दिए थे। अब यहाँ पर जो नीलिमा थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक काला जादू करने वाली औरत थी। तो उसने रिया से कुछ अजीबोगरीब प्रकार की चीज़ों की डिमांड करी थी। जैसे कि उसने बोला था कि तुम्हें अपनी माँ के कुछ बाल मुझे लाने होंगे, अपनी माँ की कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ या फिर अपनी माँ के कुछ फ़ोटोज़। उसने इस तरीके से डिमांड करी थी और जो रिया थी वो इतनी ज़्यादा नादान थी, उसने भी यहाँ पर वो सारी चीज़ें नीलिमा को प्रोवाइड कराई, उसके साथ में शेयर करी। और फिर यहाँ पर दोस्तों नीलिमा ने पता नहीं ऐसा क्या काला जादू, ऐसी क्या तंत्र विद्या सुनीता के ऊपर करी कि सुनीता की हालत एकदम पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उसकी हालत बदतर से भी बदतर हो चुकी थी। अब गाइस, नीलिमा ने रिया से वादा किया था कि वो अपने मकसद के अंदर ज़रूर कामयाब होगी, वो अपनी माँ को शादी के लिए ज़रूर मना लेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद से ही जो नीलिमा थी उसका अता पता ही नहीं लग रहा था, उसका फ़ोन नंबर बंद आ रहा था और उसने कई तरीके से उसका पता लगाने की कोशिश करी, आरती के ज़रिए उसका पता लगाने की कोशिश करी, बट नीलिमा का कुछ भी पता नहीं लगता है, क्योंकि जो नीलिमा थी वो एक्चुअली में गायब हो चुकी थी। नीलिमा का उसको बाद में कुछ भी पता नहीं लगा और उसी वक्त से ही जो सुनीता थी उसकी हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी, उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि आज वो इस दुनिया को अलविदा कहकर इस दुनिया से जा चुकी है। नीलिमा ने सुनीता के साथ में क्या किया और नीलिमा एक्चुअली में कौन थी, इसके बारे में अभी किसी को भी नॉलेज नहीं है, किसी को भी नॉलेज नहीं है। और जो रिया थी वो आज तक भी नीलिमा का पता नहीं लगा पाई थी और उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसने अपने बाप को तो पहले ही खो दिया था और आज उसने अपनी एक हंसती खेलती माँ को भी खो दिया है। रिया एक्चुअली में अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, काव्या की तरह वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन उसकी एक छोटी सी नादानी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाएगी ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने कभी इस घटना के बारे में किसी से शेयर भी नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और आज इस कहानी के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। खैर, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।